शो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हमने आपसे कहा था कि आईवीएफ से जुड़े आपके मन में जो भी सवाल हों हमसे पूछ डालिए। हर हफ्ते आपके सवालों के जवाब देंगे एक्सपर्ट्स। हमें आपके कई सारे सवाल मिले हैं, इनमें से कुछ के जवाब आपको मिलेंगे आज शो के अंत में, तो सेहत का ये एपिसोड आखिर तक ज़रूर देखें। सूचना समाप्त। आजकल क्या आपको दिन भर थकान या फिर सुस्ती महसूस होती है? वज़न बढ़ नहीं रहा या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? मन खराब सा रहता है? अगर जवाब है हाँ, तो इसके पीछे वजह है आपका खाना। हमें लगता है कि हम दिन में 3 बार खा रहे हैं, खाने में सब्जियां भी ले रहे हैं, तो ये अपने आप में एक हेल्दी खुराक है। ठीक ठाक खा रहे हैं मतलब शरीर को जो ज़रूरी पोषण चाहिए वो मिल भी रहा होगा, आपका शरीर हेल्दी रहेगा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके मुंह से जो खाना अंदर जा रहा है, आपका शरीर उसका पोषण ठीक तरीके से सोख ना पा रहा हो। ऐसे में क्या करना चाहिए, इसका जवाब मिलेगा। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि किन लक्षणों से पता चलता है कि आपके शरीर को ज़रूरी पोषण नहीं मिल रहा है। सबसे पहला जो लक्षण आपको दिखाई देगा वो थकान होगी। आपको आलस आता रहेगा, थकान रहेगी शरीर में, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है आपको खाने से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। दूसरा जो आपके शरीर में लक्षण दिखाई देगा वो पाचन संबंधी समस्याएं दिखाई देंगी। कॉन्स्टिपेशन रहेगा, एसिडिटी रहेगी, ब्लोटिंग होती रहेगी। तो इसका भी यही मतलब है कि आपको खाने से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। वजह कोई भी हो सकती है, चाहे आपने खाना ठीक से नहीं खाया है या आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब ठीक से नहीं कर रही है। तीसरा जो बड़ा लक्षण देखने को मिलता है, अचानक से किसी फूड से आपको एलर्जी होने लगती है। ग्लूटेन से एलर्जी हो सकती है, लैक्टोज से एलर्जी हो सकती है या फिर अस्थमा बन सकता है। तो इसका मतलब भी यही है कि आपके खाने से आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है और बॉडी इस लायक ही नहीं है कि आपको एलर्जी से बचा सके। अगला लक्षण है वेट गेन होना। यदि आपका वेट गेन हो रहा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके खाने से नहीं मिल पा रहा है। बॉडी का रिएक्शन, नेचुरल रिएक्शन ये है कि वो बॉडी फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है और इसी वजह से वेट गेन होता है। अगला जो लक्षण है वो एंजाइटी और डिप्रेशन का है। किसी भी काम में मन नहीं लगता है, बाहर जाने का मन नहीं करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है या फिर आप हमेशा घबराहट के शिकार रहते हैं, तो आपको अपने खाने को ठीक करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में आप अपने खाने के अंदर बदलाव ये कर सकते हैं कि आप 60% जो है वो कच्ची फल और सब्जियां और पत्ते खाइए, दूसरी तरफ 40% आप कुक्ड फूड खाइए। फल और कच्ची सब्जियों में आप फल तो कोई भी खा सकते हैं, कच्ची सब्जियों में सैलेड वाली सब्जियां खा सकते हैं, हरी चटनी खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, नट्स और सीड्स खा सकते हैं। तो जैसे आप पूरे दिन में मान लीजिए 1 किलो आप खाना खाते हैं तो 600 ग्राम उसमें रॉ हो और 400 ग्राम उसमें कुक्ड फूड हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने खाने से प्रॉपर न्यूट्रिशन प्राप्त करने का। दूसरे, आपने पानी के इंटेक पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो भी एब्जॉर्प्शन कम होगा बॉडी के अंदर और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत आपको रहेगी। जब आप अपने खाने में रॉ फूड ऐड करें और जिसे आप पहले से नहीं खाते आ रहे हैं, वो कोई भी फूड अगर आप ऐड करते हैं तो उसे ग्रेजुअली ऐड करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको ब्लोटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है या फिर नौजिया की शिकायत हो सकती है। अब पके खाने की बात करते हैं। पके खाने में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। कुक्ड फूड को आप तला हुआ खाना अवॉइड कीजिए, छिलके वाली दालें ऐड कीजिए खाने के अंदर। एक ही तेल को बार बार यूज़ मत कीजिए। एक बार यूज़ कर लिया तो उसको वो तेल ख़राब हो जाता है, 2-3 बार यूज़ करने से वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसा तेल आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। जो सबसे मेन चीज़ें होती हैं अवॉइड करने के लिए वो ये है कि इंस्टेंट फूड आप अवॉइड कीजिए। आप पैकेट वाला कोई भी खाना जो 1 या 2 मिनट में बन जाता हो या पैकेट को खोलकर आप डायरेक्टली खा सकते हैं उसे अवॉइड कीजिए। मैदा की बनी चीज़ें अवॉइड कीजिए। अल्कोहल, स्मोकिंग और अन्य मादक पदार्थ जो भी होते हैं वो एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं, तो उन्हें अवॉइड कीजिए। तीसरे, आप शुगरी फूड को अवॉइड कर सकते हैं, ज़्यादा नमक को अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह से आप लाइफ़स्टाइल में थोड़ा सा माइनर चेंज लाकर अपने न्यूट्रिशन को प्रॉपर बना सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। किन लक्षणों पर ध्यान देना है ये तो आपने सुन लिया। अब अगर हेल्दी खाने के बावजूद भी आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। इसका मतलब है आपका शरीर किसी भी वजह से पोषण स्टोर नहीं कर पा रहा है।
अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने से पहले किन बातों का ख्याल जरूर रखें। आजकल लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही खुद ही सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर देते हैं, खासतौर पर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स। इसलिए ये सप्लीमेंट्स लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर राजेश बताते हैं कि कुछ लोग विटामिन डी का सेवन लगातार और लंबे समय के लिए करते हैं। ऐसा करने से शरीर में विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। विटामिन डी की ज़्यादा मात्रा बहुत हानिकारक होती है। विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण किडनी में स्टोन बन सकता है, मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है। इसलिए विटामिन डी लेने से पहले विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवा लें। अगर खून में विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा है तो कैल्शियम की मात्रा की भी जाँच करवानी चाहिए। अगर कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा निकलती है तो डॉक्टर की सलाह से इलाज तुरंत लें। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। असली पके हुए और नकली पके हुए आम के बीच फर्क कैसे करें। गर्मियों का मौसम आ गया है और इसके साथ ही मार्केट में आ गया है फलों का राजा आम। अब आम खाना किसे पसंद नहीं है। लोग जब मार्केट में आम खरीदने जाते हैं तो उनका सारा फोकस इस बात पर होता है कि अच्छे पके हुए आम खरीदे जाएं। ये टेस्टी भी होते हैं, पर इस चक्कर में उनके साथ होता है धोखा। कुछ आमों को आर्टिफिशियल तरीके से पका कर बेचा जाता है। जाहिर सी बात है ये आम आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। पर असली और नकली पके हुए आमों में कैसे फ़र्क करें, ये बताया FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अव्वल तो आमों को एक बाल्टी में डाल लीजिए। अगर वो पानी में डूबते हैं तो मतलब वो असली हैं, तैरते हैं तो मतलब नकली। साथ ही नकली आमों से जूस भी बहुत कम निकलता है। इसलिए सही जगह से आम खरीदें। खाने से पहले आमों को अच्छी तरह से धोएं। जिन आमों के छिलकों के ऊपर काले रंग के धब्बे हैं उन्हें अवॉइड करिए, क्योंकि हो सकता है ऐसा एसिटिलीन गैस के कारण हुआ हो जो कैल्शियम कार्बाइड से निकलता है। इनका इस्तेमाल आमों को केमिकल की मदद से पकाने के लिए किया जाता है। अब बारी है IVF से जुड़े आपके सवालों और डॉक्टर्स के जवाबों की। सुनिए। IVF का जो प्रोसीजर होता है वो पीरियड के सेकेंड डे से स्टार्ट होता है। पीरियड के सेकेंड डे से 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं और 36 घंटे के बाद वो एग बाहर निकाल लिए जाते हैं। अगर हम लोग सेम साइकिल में ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं तीसरे या 5वें दिन, तो उसके 15 दिन के बाद रिजल्ट आता है और इसका करीबन जो समय लगता है वो 1 महीने का होता है। अगर यही हम लोग फ्रोज़न ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें IVF का जो समय होता है लगभग 1 से 2 महीने का रहता है। IVF प्रोसेस हम लोग ऐसे लोगों में सजेस्ट कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी 1 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनको किसी ढंग से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। अगर फीमेल की बात करें तो अगर उनकी ट्यूब्स बंद हैं या उनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है या बच्चेदानी में बड़ी बड़ी गांठें यानी कि फाइब्रॉइड्स है, ऐसे पेशेंट्स में हम लोग IVF सजेस्ट कर सकते हैं। वही अगर मेल्स में स्पर्म काउंट बहुत कम है या बिल्कुल ही नील काउंट है तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स में भी IVF सजेस्ट कर सकते हैं थ्रू टीसा प्रोसीजर। जो प्रेगनेंसी के साइंस होते हैं वो हो सकते हैं पेशेंट को अगर एब्डोमिनल क्रैम्प है, पेशेंट को ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है, उन्हें नॉजिया फील हो सकता है, उन्हें वॉमिटिंग लग सकती है, उनको ब्लोटिंग हो सकती है। कई बार पेशेंट को डे 5 से डे 10 के बीच में स्पॉटिंग भी हो सकती है। वही अगर ये सारे साइंस पेशेंट में नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं लगी है। कई बार पेशेंट्स में कोई सिम्टम ना होते हुए भी उन्हें प्रेगनेंसी उनकी पॉजिटिव होती है। IVF के प्रोसेस में 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन का और सेकेंड होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर का, जिसमें हम आपके भ्रूण को आपके बच्चेदानी के अंदर डालते हैं। जो ओवेरियन स्टिमुलेशन होता है उसमें हम आपकी ओवरीज में एग्स को तैयार करते हैं। इसमें लगभग 10 से 14 दिन लगते हैं और पिकअप होने के बाद आपके एम्ब्रियोज या तो फ्रेश या तो फ्रोजन ट्रांसफ़र होते हैं। जो फ्रेश ट्रांसफ़र होता है उसके रिजल्ट्स कम होते हैं, वो ट्रांसफ़र उसी महीने होता है 3 या 5 दिन बाद। फ्रोजन ट्रांसफ़र के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये जो ट्रांसफ़र होता है जो भ्रूण अंदर डालते हैं ये अगले महावारी के बाद होता है। तो इसमें पूरे प्रोसीजर में जो टाइम होता है वो 1 से 1.5 महीने का होता है। IVF में जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है वो डे 3, डे 5 डिपेंडिंग ऑन
जो एम्ब्रियो का डे होता है, जिस दिन उस एम्ब्रियो को फ्रीज किया जाता है बनने के बाद, उसको बोला जाता है डे 3। मतलब आपका एम्ब्रियो बनने के 3 दिन तक बाद हम उसको लैब में रखते हैं और फिर बच्चेदानी के अंदर डालते हैं। डे 5 का मतलब हम ब्लास्टोसिस स्टेज यानी एम्ब्रियो बनाने के बाद 5 दिन उसको लैब में रखते हैं और फिर हम उसको फ्रीज करके बच्चेदानी के अंदर डालते हैं। जो डे 5 का एम्ब्रियो होता है वो डे 3 के एम्ब्रियो से ज़्यादा हेल्दी होता है और उसमें प्रेगनेंसी लगने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। इसको हम ब्लास्टोसिस ट्रांसफर बोलते हैं। जिन लोगों ने ये सवाल हमसे पूछे थे, उम्मीद है उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप अपने सवाल हमें भेजते रहें, हम हर हफ्ते उनका जवाब आप तक लाते रहेंगे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना अब आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फ़ायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग, आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप की न्यूज़ रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस व्लॉग में दिखेगी न्यूज़ रूम की रोचक उठापटक। मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपये में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मज़ा। तो सब्सक्राइब करिए अभी। सूचना समाप्त। शुक्रिया।